नमस्कार दोस्तों। जहां आम लोग अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम सुनकर कांप जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं जो अंडरवर्ल्ड डॉन को डेट कर चुकी हैं। इनमें से एक नाम है अपने दौर की खूबसूरत और सुपरहिट हीरोइन रह चुकी ममता कुलकर्णी का, जिनका नाम एक नहीं बल्कि दो दो गैंगस्टर के साथ जुड़ चुका है। आज हम आपको ममता कुलकर्णी की मोस्ट कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है बॉबी देओल का। ममता ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल द्वारा वन नाइट स्टैंड के प्रपोजल के बारे में खुलासा किया था। बात उन दिनों की है जब बॉबी देओल की फिल्म बरसात की शूटिंग चल रही थी और वो किसी होटल में रुके हुए थे। इत्तेफाक से उसी होटल में ममता भी अपनी किसी फिल्म के सिलसिले से वहां रुकी हुई थीं। ममता की उस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी थे। उसी दौरान मिथुन ने ममता की मुलाकात बॉबी देओल से करवाई थी। ममता को देखते ही बॉबी उन पर फिदा हो गए थे। उन्होंने फिर ममता से दोस्ती बढ़ाई। खबरों की माने तो जब दोनों अच्छे दोस्त बन गए तो तब बॉबी ने ममता को अपने साथ एक रात बिताने तक का ऑफर दे डाला था। यह सुनकर ममता हैरान रह गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौरान बॉबी का अफेयर पूजा भट्ट से चल रहा था और ममता ये बात अच्छे से जानती थी। बॉबी देओल के वन नाइट स्टैंड की बात सुनकर ममता ने कहा, अगर वो उनके साथ एक रात बिताना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से इस बात की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुनते ही बॉबी घबरा गए और उन्होंने इस बात को एक मजाक का रूप दे दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान और ममता कुलकर्णी की लव स्टोरी का किस्सा उस वक्त शुरू हुआ जब 1995 में फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, काजोल और ममता कुलकर्णी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसके साथ ही सलमान और ममता के बीच की नजदीकियों की खबरें भी सुर्खियों में आईं। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और ममता के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बना। ममता, जो अपनी खूबसूरती और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थीं, सलमान को काफी पसंद आईं। शूटिंग के दौरान सलमान ममता का खास ख्याल रखते थे और उनके साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते थे। करण अर्जुन की शूटिंग राजस्थान के बीकानेर और अन्य लोकेशनों पर हो रही थी। सेट पर सलमान और ममता अक्सर साथ देखे जाते थे, जिससे बाकी क्रू मेंबर्स को उनके रिश्ते पर शक होने लगा। यहां तक कि ममता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान एक चार्मिंग और केयरिंग इंसान हैं, जो उनके करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ममता कुलकर्णी हमेशा से ही अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के लिए जानी जाती थीं। हालांकि उन्होंने कभी भी सलमान के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ममता को सलमान की कुछ आदतें पसंद नहीं थीं, खासकर उनका गुस्सैल और पजेसिव नेचर। सलमान और ममता के रिश्ते की चर्चा भले ही खूब हुई हो, लेकिन यह कभी लंबे समय तक नहीं चला। सलमान खान का उस समय संगीता बिजलानी के साथ एक ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था, जिससे उनके और ममता के बीच चीजें और जटिल हो गईं। वहीं ममता ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री और गॉसिप से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि वह विवादों में नहीं फंसना चाहती थीं। अर्जुन के बाद ममता ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन सलमान से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। ममता कुलकर्णी ने जल्द ही फिल्मों से दूरी बना ली और विवादों के कारण उनका करियर ढलान पर आ गया। सलमान खान और ममता कुलकर्णी की यह कथित लव स्टोरी ज्यादा समय तक नहीं चली, लेकिन करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान इनके चर्चे इंडस्ट्री में खूब हुए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राजकुमार संतोषी का। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी पर चाइना गेट की शूटिंग के दौरान कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि निर्देशक ने फिल्म के लिए समझौता करने के लिए सेक्स की मांग की थी। हालांकि उस समय अखबारों में ये आरोप छपे थे, लेकिन कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि कुलकर्णी ने फिल्म में भूमिका के लिए समझौता किया था। 1998 की यह फिल्म कुलकर्णी की इंडस्ट्री में आखिरी फिल्म थी। बाद में 2016 में उन्हें ड्रग मामले में पकड़ा गया था। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें आइटम नंबर छम्मा छम्मा करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि फिल्म में उनकी मुख्य भूमिका को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने इस बात को लेकर मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर की और फिल्म निर्माता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ममता ने फिल्म में अपनी भूमिका पाने के लिए समझौता किया था। यह विवाद ममता के करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ।
इस लिस्ट में अगला नाम आता है छोटा राजन का। कम समय में ही ममता बॉलीवुड पर राज करने लगी थीं, लेकिन जब उनके अफेयर की खबरें सबके सामने आईं तो हर कोई चौंक गया था। आखिर नाम जुड़ा भी एक ऐसे शख्स के साथ था जिसका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था, गैंगस्टर छोटा राजन। खबरों के मुताबिक ममता को छोटा राजन के कहने पर ही फिल्मों में काम मिलता था। दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। हालांकि कभी भी ममता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और इसे महज अफवाह ही बताया था। छोटा राजन ममता को बेहद पसंद करता था और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। हालांकि ममता कुलकर्णी ने हमेशा इन खबरों को झूठ और बेबुनियाद बताया। उन्होंने इस रिश्ते की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि उनका छोटा राजन से कोई संबंध नहीं है और उनके फिल्मी करियर में किसी बाहरी व्यक्ति का योगदान नहीं रहा। इस अफवाह ने ममता के करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाला। बॉलीवुड में उनके नाम को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ममता कुलकर्णी का छोटा राजन के साथ कथित रिश्ता आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि उन्होंने इसे अफवाह बताया, लेकिन यह विवाद उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। ममता का जीवन हमेशा से ही विवादों और चर्चाओं से भरा रहा है, जिसने उनके फिल्मी सफर को समय से पहले खत्म कर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विक्की गोस्वामी का। वह छोटा राजन का बेहद खास और ड्रग्स की दुनिया नंबर 1 खिलाड़ी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्में न मिलने के कारण ममता कुलकर्णी दुबई चली गई थीं, जहां उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई थी। वहां विक्की के कई बिजनेस थे जो लीगल थे, लेकिन असली बिजनेस स्मगलिंग का था। ममता और विक्की की नजदीकियां बढ़ने के बाद दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन एक ड्रग डीलिंग मामले में विक्की को पुलिस ने पकड़ लिया। तब ममता ने ही उनका होटल बिजनेस संभाला था और काफी कोशिशों के 8 सालों के बाद उन्हें जेल से निकलवा लिया। खबरें ये भी आईं कि साल 2013 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों ने जेल में ही मुस्लिम रीति रिवाज से ही शादी कर ली थी। हालांकि ममता ने इन खबरों पर कभी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की। 2016 में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट में सामने आया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। यह विवाद ममता की छवि पर एक और बड़ा धब्बा साबित हुआ। ममता का जीवन विवादों से भरा रहा है और विक्की के साथ उनके रिश्ते ने उन्हें अपराध की दुनिया में घसीट लिया। इस रिश्ते ने न केवल उनके फिल्मी करियर पर असर डाला, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। साल 1993 था जब ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगीं। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने जो फोटोशूट करवाया, उससे उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब मिल गया। ममता की वह तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लीवेज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस हो गईं। नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी। नतीजा ये हुआ कि 20 रुपये की मैगजीन 100 रुपये में बिकी। ममता की वो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर जयेश सेठ ने वर्ष 2015 में इस बारे में मीडिया से विस्तृत बात की। उन्होंने बताया कि स्टारडस्ट ने उस वर्ष टॉपलेस फोटोशूट के लिए कई अदाकाराओं से संपर्क किया, लेकिन कोई राजी नहीं हुई। माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसी फेमस हीरोइनों ने तो सीधा इनकार कर दिया। ममता ने तब बॉलीवुड में अपना कदम ही रखा था और वो पांव जमाने की फिराक में थीं। उनको जब स्टारडस्ट का ऑफर मिला तो पहले खुशी से हैरान हो गईं, लेकिन जब टॉपलेस होने की शर्त रखी गई तो वो स्तब्ध हो गईं। बकौल जयेश, ममता यह सुनकर नर्वस थीं। फिर उन्होंने यह कहते हुए कुछ वक्त मांगा कि अगर उनकी तस्वीर हिट हुई तब तो ठीक, वरना घर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से निकाली जा सकती हैं। बाद में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक बार तस्वीर प्रकाशित करने की शर्त पर टॉपलेस होने को तैयार हो गईं। अब वक्त था उस पर प्रतिक्रियाओं की। उन्हें बॉलीवुड से भरपूर समर्थन मिला। आमिर खान, अनिल कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने तो खुलकर तारीफ की। दूसरी तरफ मैगजीन ब्लैक में बिकने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉलीवुड में टॉपलेस फोटोशूट का चलन ममता ने ही शुरू किया था। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुंबई के वर्सोवा में रहता था। ममता का असली नाम ममता मुकुंद कुलकर्णी बताया जाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट का मानना है कि बॉलीवुड में आने से पहले ममता का पद्मावती हुआ करता था।
उन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। शुरू में उन्हें अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें अभिनेत्री बनने के लिए प्रेरित किया। उनकी मां का सपना था कि वह अभिनेत्री बने और शोहरत हासिल करे, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वह ऐसा नहीं कर पाईं। फिर उन्होंने अपनी बेटी को अभिनय में उतारने का मन बना लिया। ममता बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने अभिनय को करियर के तौर पर नहीं चुना होता तो शायद वह आध्यात्म की ओर बढ़ जाती। जब उन्होंने अभिनय से ब्रेक लिया तो उन्होंने ध्यान और तपस्या शुरू कर दी, जो करीब 12 साल तक जारी रही। उस समय ममता पूरी तरह से आध्यात्म की ओर उन्मुख हो चुकी थीं। वह 2013 में महाकुंभ में गई थीं। उन्होंने दावा किया कि अब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है और उन्होंने अपने गुरु की कृपा से खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया है। अपने 10 साल के करियर में उन्होंने सलमान खान, गोविंदा और अन्य सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म नन्बर्गल से अपने करियर की शुरुआत की, जो उस समय की एक बहुत ही सफल क्षेत्रीय फिल्म थी। तमिल दर्शकों ने प्रिया के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की। उनके तमिल प्रशंसकों ने उनके नाम के टैटू बनवाए। ममता को ज्यादातर रोमांटिक, प्रेम कहानी और कामुक शैलियों में पसंद किया जाता था। उन्होंने 1992 में नाना पाटेकर और राजकुमार अभिनीत फिल्म तिरंगा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। यह एक ब्लॉकबस्टर थी जिसने उनके करियर को उछाल दिया। उसी वर्ष उन्होंने मेरा दिल तेरे लिए में प्रिया आर सिंह की भूमिका निभाई। ममता कुलकर्णी को 1994 में फिल्म आशिक आवारा के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। उनके करियर को लेकर विवाद फिल्म चाइना गेट से शुरू हुआ, जिसके निर्देशक राजकुमार संतोषी थे। दोनों के बीच संबंध तब खराब हो गए जब राजकुमार ने उन्हें फिल्म से मुख्य भूमिका के तौर पर निकाल दिया। कहा जाता है कि जब उन्होंने उर्मिला को निकाला तो उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से उन्हें अपनी फिल्म में लेने की धमकियां मिली। मजबूरन राजकुमार को उन्हें उस फिल्म में लेना पड़ा। जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिर भी फिल्म छम्मा छम्मा में उर्मिला मातोंडकर का फीचर गाना काफी लोकप्रिय हुआ और ममता के बावजूद उर्मिला को जनता की सारी वाहवाही और लोकप्रियता मिली। ममता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने असफलता के लिए राजकुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन पर आरोप लगाया कि उनकी इच्छाएं पूरी न होने के कारण उन्होंने उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया। राजकुमार ने खुद को इन सभी विवादों से अलग कर लिया और यह घटना ममता पर भारी पड़ गई। उसके बाद उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि दूसरे निर्देशक भी ममता से सावधान हो गए थे। बाद में उन्होंने बंगाली और मलयालम में कुछ क्षेत्रीय फिल्में की और उनकी आखिरी हिंदी फिल्म कभी हम कभी तुम थी। यह घटना उनके सफर के अंत का असली कारण थी। ममता ने रांची में बिहार के एक पूर्व विधायक की पार्टी में डांस परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बिहार के चारा घोटाले में शामिल है। यह मामला इसलिए विवादित हो गया क्योंकि दावा किया गया कि उनके परफॉर्मेंस पर 1,25,00,000 रुपए खर्च किए गए और यह पूरी रकम चारा घोटाले से जुड़ी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि ममता इस घोटाले में शामिल थीं, लेकिन यह साबित नहीं हुआ। 90 के दशक के आखिर में कई भारतीय अभिनेत्रियां जिन्हें फिल्मों के ऑफर नहीं मिल रहे थे, उन्होंने दुबई में डांस परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छा भुगतान किया जाता था क्योंकि उस समय बॉलीवुड की हस्तियां हिट थीं। ममता के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने दुबई में कई डांस नाइट्स भी कीं। अपने एक शो के दौरान उनकी मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई। उस समय दुबई में उनके पास एक होटल और फूड पल्प प्रोसेसिंग बिजनेस था, जो एक फ्रंट लीगल बिजनेस था, लेकिन वे एक ड्रग डीलर थे जिनके जैम्बियन ड्रग लॉर्ड वेल्डेन फाइनली के साथ कारोबारी संबंध थे। ममता के दुबई आने जाने की वजह से उनकी मुलाकातें बढ़ गईं और वे एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन कुछ समय बाद ही दुबई में ड्रग केस में विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा-ए-मौत मिल गई। जब वह जेल गया तो उसने अपने कानूनी कारोबार की सारी जिम्मेदारी ममता को दे दी क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। ममता ने उसकी अनुपस्थिति में उसके कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला। दुबई में अमीर लोगों के लिए शो करने की वजह से उनके अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की और विक्की को जेल से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन अमीर लोगों की मदद से सबसे पहले उन्होंने मौत की सजा को रद्द करवाया और फिर कैदियों को मिलने वाली कई छुट्टियों का लाभ विक्की को दिलवाया। आखिरकार
उनके प्रयासों की वजह से विक्की को अच्छे व्यवहार के आधार पर सिर्फ 8 साल में जेल से रिहा कर दिया गया। जब विक्की के साथ ये सब हो रहा था, ममता ने अपनी मां को खो दिया था। अब वो अकेली थी और दुबई में विक्की भी अकेला था। फिर उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और विक्की के साथ रहने के लिए दुबई चली गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता ने 2013 में विक्की से शादी की थी, लेकिन जब भी उनसे शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हर बार इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि विक्की के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। 12 अप्रैल 2016 को खबर आई कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके और विक्की गोस्वामी के खिलाफ ठाणे मुंबई में सक्रिय 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट में शामिल होने का मामला दर्ज किया और उन्हें एनडीपीएस एक्ट के तहत घोषित अपराधी घोषित कर दिया। उस समय वह केन्या के मोम्बासा में रह रही थी। कोर्ट ने उसके बैंक खाते और मुंबई के बैंकों में 3 एफडी को फ्रीज करने का आदेश दिया। पुलिस ने मुंबई में उसके 2 फ्लैट भी सील कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि उसने विक्की के साथ केन्या में इस्लाम धर्म अपना लिया था। ऐसा उसने अपनी सजा में छूट पाने के लिए किया था, क्योंकि उसे 2013 में ड्रग मामले में केन्या में भी हिरासत में लिया गया था। बाद में एक इंटरव्यू में उसने इस्लाम धर्म अपनाने की बात से इनकार किया। 2016 में 16 साल बाद एक बार फिर उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कैमरे का सामना किया, जिसमें उन्होंने अपने अतीत, अपनी जिंदगी और सिनेमा के बारे में खुलकर बात की और ड्रग केस समेत अपने से जुड़े विवादों के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने सभी अफवाहों और धारणाओं को तोड़ते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन पर चर्चा की और बताया कि कैसे अध्यात्म के कारण इसमें बदलाव आया। एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। इसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिख रही थीं। इसके बाद खबरें चलीं कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई और मैंने ईश्वर में ध्यान लगा लिया। उसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि ग्लैमर की दुनिया में लौटूं। एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह पर ममता ने कहा, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूं। बॉलीवुड में वापसी पर उन्होंने इस साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। 90 के दशक की सनसनी करण अर्जुन फेम खूबसूरत अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत लौट चुकी हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर खुशी जाहिर की। अभिनेत्री की वापसी पर उनके फैंस भी बेहद उत्साहित नजर आए। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर ममता कुलकर्णी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। वीडियो में भावुक ममता कहती नजर आ रही हैं। ममता कुलकर्णी वीडियो में कहती हैं, हेलो दोस्तों, मैं ममता कुलकर्णी हूं और मैं 25 साल बाद भारत मुंबई आमची मुंबई आई हूं। एक्ट्रेस ने बताया, साल 2000 में भारत से बाहर की अपनी पूरी यात्रा को लेकर मैं बहुत भावुक हूं और अब ठीक 2024 में मैं यहां हूं और मैं वाकई बहुत खुश हूं। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे व्यक्त करूं। मैं भावुक हूं। आगे एक्ट्रेस बोली, दरअसल जब फ्लाइट लैंड हुई या फ्लाइट लैंड होने से पहले मैं अपने इर्द गिर्द देख रही थी। मैंने सालों बाद अपने देश को ऊपर से देखा और वो वक्त मेरे लिए खास था। मैं भावुक थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जब अपना पैर इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट पर रखा तो मैं धन्य हो गई। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 25 साल बाद अपनी मातृभूमि पर वापस आई। 12 साल की तपस्या के बाद 2012 के कुंभ मेले में भाग लिया और ठीक 12 साल बाद 2025 के एक और महाकुंभ के लिए वापस आई। तो दोस्तों, ममता कुलकर्णी के बारे में यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।